मोक्षार्थियों, अष्टपहुड़ ग्रंथ में आचार्य शिरोमणि कुंदकुन देव ने एक बहुत बेहतरीन गाथा लिखी है। गाथा का आशय कुछ इस प्रकार है। यदि अथाह भयानक अटवी में यदि सुई गुम हो जाए तो किसको कैसे मिल सकती है? बट यदि वह सुई सूत्र से युक्त हो तो कदाचित वो मिल सकती है। तभी तो हमारी माताएं बहनें जब जब भी सुई रखती है उसके साथ धागे को भी रखती है। धागे के जरिए सुई की पहचान हो सकती है। सुई का जितना धागा बड़ा, सुई की पहचान उतनी ही शीघ्र। आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं वह सुई जो सूत्र और धागे से युक्त है वो भयानक अथवा अटवी में खोती नहीं। सूत्र से युक्त सुई खोती नहीं। सिद्धांत यह बताया जा रहा है सूत्र के ज्ञान से युक्त आत्मा भयानक अथाह संसार रूपी अटवी में खो नहीं जाता। यदि वह आत्मा सूत्र से युक्त है, सूत्र का तात्पर्य यहां पर जिन शासन, जिन वचन, स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास, जो जीव जिन वचन में रमण करने की कला अवगत है, जिसे वह जीव कभी भी संसार सागर में डूबता नहीं है। इसलिए टू कीप आवरसेल्व्स अफ्रेश अलाइव ऑन दिस ट्रैक यू शुड बी ऑलवेज चेरिश्ड, ब्लिस्ड विद आवर जैन स्क्रिप्चर्स। आज मुझे सहजता में यह भाव बना जब जीव नए तरह से पहली बार जब जिन मार्ग में आता है तो स्वाभाविक रूप से उसे लगता है वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, व्हाट डू वी डू, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, व्हाट टू रीड, हाउ मच टू रीड, हाउ टू रीड, विथ whom टू रीड। ये सब नाना प्रश्न उत्पन्न होते। आई थॉट टुडेज सेशन मे बी ए गाइडलाइन टू ऑल द बिगिनर्स who are seeing for a great nice future। वे कैसे इस कदम मिलाकर, कदम बढ़ाकर इस मार्ग पर चले। बेसिकली स्वाध्याय की रुचि तब होती है जब हमें विषय कषाय आसार दिखने लगते हैं। मूलतः दो विश्व है, एक बहिरंग जगत, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, एक अंतरंग जगत, आध्यात्मिक जगत, हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ, जिसे मैं कल कह रहा था जानन देखन अनुभवशील जो है। तुम हम सब ज्ञानानंद स्वाभाविक है, आप हम सब जानते हैं। ये जबरदस्त फैक्ट है, आप में भी और हम में भी। जब जीव और बहिरंग जगत के बीच की भेद की रेखा एक बार खिंच जाती है तो उसका लुकआउट नजरिया जीवन की तरफ देखने का, स्वयं की तरफ देखने का, जगत की तरफ देखने का बदल जाता है। पहले सुखी होने के लिए विषयांतर तो वो करता था, बट वो इतना करता था, आमरस खाते खाते बोर हो गए तो वो मांग करता था रबड़ी बासुंदी की। रबड़ी से जब मन ऊब जाता था तो जलेबी रसगुल्ले की ओर बढ़ता था। विषयांतर तो वहां पर भी करता था। जब डिगजाम आदि से परेशान होता था, थोड़ा सा बोर हो जाता था, तो ही यूज्ड टू स्विच ऑन टुवर्ड्स रेमंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जब वो
बोर हो जाता था टाटा आदि की तरफ से तो वो टेस्ला BMW की ओर बढ़ता था। विषयांतर पहले से करता रहा। जब अपने घर में ऊब जाता था तो ऊटी कुल्लू मनाली आदि घूम के आ जाता था। बट आचार्य देव कहते हैं ये जो तू विषयांतर कहता है ये विषयांतर नहीं है, ये एक ही जाति के विषय है। और ये सब बहिरंग वस्तु है, इनसे विजातीय हमारा शुद्धात्मा अमूर्तिक तत्व है। देखो मैं वैसे ही आपको पूछूं, व्हाइट का ऑपोजिट क्या है? आप इम्पेशेंटली उत्तर दे सकते हैं ब्लैक। बट वी मेंट टू आस्क व्हाइट्स, ब्लैक्स, रेड्स, ब्लूज, येलोज, ये सब रूपी है, रूपी मूर्तिक है। ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले। इससे विजातीय, सफेद का विजातीय काला नहीं हो सकता। काला तो सफेद का समानार्थी है, सिनोनिम है। कितना छोटा लगता है। काले का एंटोनिम तो रूपी है, जैसे सफेद का एंटोनिम रूपी है। यह सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। अब कुछ नया हो, शर्ट पहनते पहनते ये ऊब गए तो दूसरी कंपनी का दूसरे फैशन का ले आओ, नहीं। अभी और एक नया फैशन है निर्वस्त्र का, वह होगा विजातीय। अन्य आप कुछ भी करेंगे वो विजातीय नहीं हो पाएगा, आपको लग रहा होगा। एनीवे, विषयों की दलदल से हटकर, विषय के दावानल से बचकर जब यह जीव शुद्धात्मा की ओर बढ़ने लगता है, जब उसको आनंद दिखने लगता है, ऐसा होता है ना, रेगिस्तान में भ्रमित होने वाले जीव को कदाचित ओएसिस की प्राप्ति हो जाए। ओएसिस के थोड़ी दूरी पर ही उसको जो ब्रीजेस आते हैं, हवा के झोंके आते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सूदिंग। अभी वो गया नहीं है पानी में और पानी की ओर, बट वहां से आने वाले हवा भी बड़ी सुखद होती है। आत्म प्राप्ति के पूर्व विषयों से हटकर आत्म प्राप्ति के पूर्व आत्मा के बारे में काफी कुछ डिटेल्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जिज्ञासा होती है। दैट इज स्वाध्याय। और इसके लिए कई सारे शास्त्र जो हमारे आचार्य विद्वानों ने लिखे हैं, सब आत्मा के बारे में, सुखी होने के उपाय के बारे में, आत्मा की प्राप्ति के बारे में लिखे हैं। इसमें निरंतर वो समय लगाता है। अभी शास्त्राभ्यास, स्वाध्याय मतलब दो रूप से हो सकता है, या तो सुनना या तो पढ़ना, या तो दोनों करना। वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? जो नए लोग हैं वे पूछते हैं हम क्या करें स्वाध्याय के लिए, तो सबसे पहले मैं टाइम टेबल यहां पर स्केच करता हूं आप सबके सामने। 24 घंटे का हमारा दिन है। वैसे कोई बाइंडिंग ही नहीं है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में तो यहां तक लिखा है जीवों को रात्रन दिवस स्वाध्याय करना चाहिए। नित्य बोधि ने कहा ही है जिनवानी को। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं, आप तो पढ़ते जाओ, रात में भी और दिन में भी निरंतर पढ़ते जाओ। बट फिर भी आजकल का आदमी बड़ा व्यस्त है। वो सोचता है हमें व्यापार धंधा भी करना है, हाथ पर पेट भी है, कोई नौकरी आदि भी करता होगा, कोई एजुकेशन आदि में होगा, तो लीस्ट पीरियड कितना और कैसे मैनेज करें। तो आई विल टॉक ऑन लीस्ट पीरियड। मैक्सिमम पीरियड तो 12-15 घंटे आराम से अध्ययन हो सकता है। यदि इतना हुआ तब तो इसका मजा कुछ और ही है। कोई भी काम फुल टाइम में करो तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और पार्ट टाइम में करो तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। बट फॉर नाउ मानकर चलिए हम जिम्मेदारियों से दबे हैं,
तो हम पार्ट टाइम के रूप में कितना कर सकते मैं उसकी बात करता हूं। तो व्हाट आई थिंक इज एटलीस्ट 4 घंटा हमें इसमें देना चाहिए, 3 to 4 आवर्स। उससे कम का कोर्स मेरे समझने में नहीं आता है। और बात बाकी परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, दिनों और महीनों भी ग्रंथ का स्पर्श भी ना हो, ऐसा तो हो ही सकता है। पंचम काल है, दुख रूप संयोग है, प्रतिकूलताओं का भंडार है। यहाँ पर इंद्रियों की प्रतिकूलता है, संयोगों की प्रतिकूलता है, वातावरण, ऋतु, राजद्रोह आदि, अड़ोस पड़ोस, क्या किस स्थिति से कौन गुजर रहा मैं कह नहीं सकता। बट हालांकि परिस्थिति कोई बचने का बहाना तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम पीछे मुड़कर देखें तो दौलत राम जी आदि भी नौकरी करते थे। मैं कई दफे ये चीज शेयर कर चुका हूं। दौलत राम जी वे हाथरस में जब नौकरी करते थे छीट छापने का, तो छीट छापते छापते एक प्रेस में थे, यू कैन कॉल, एक डाइंग प्रेस में थे। तो वहां पर रोज अपना काम करते करते ऊपर ग्रंथ रखते थे और अपना काम करते करते रोजाना 70-80 श्लोक याद कर लेते थे। करने वालों के लिए जिसे काम करना ही है उसके लिए कोई अटकाव नहीं हुआ करते। इसका बेहतरीन उदाहरण है, सभी विद्वानों के जीवन में थोड़ा झांक कर देंगे तो यही नादिक रूप से आप पाएंगे। आज तो लाइट से, आज तो हम कल्पना नहीं कर सकते उस टाइम की। आज तो हमारे पास पब्लिश्ड ग्रंथ्स है प्रॉपर, फटाफट वी कैन रीच दैट पेज। नाउ यू मे इमेजिन दोज टाइम्स व्हेन आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक रेफर करना होता था तो मंदिर में एक ग्रंथ हुआ करता था। पर्सनली तो किसी के पास होने का बहुत सवाल ही नहीं होता था, इतने महंगे थे तब। और उस ग्रंथ को भी तुरंत उस पेज नंबर पर आया ऐसा नहीं होता था, उसे पहले अनफोल्ड करना पड़ता था, सब पैक्ड रहते थे, उसके लेस खोलो, उसको कपड़े आदि से बांधा जाता था, फिर उसके एक एक पन्ने को खोलो, फिर ऐसा सरकाओ बड़े आराम से, यहाँ से उठाओ और यहाँ रखो। ऐसा नहीं कि वो बाउंड रहते थे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। लाइट अपेक्षा भी विचार करो तो बिजली की कोई खोज तो हुई नहीं थी। दिन में ही जितना और अध्ययन कर सकते थे उतना ही तो करते थे। अभी आज विचार करें तो लगभग अध्ययन आम जनों का दिन में नहीं होता है, सूर्यास्त के बाद ही होता है। दिन में काम करेंगे कि अध्ययन करेंगे, तो दिन में ये सब समेट लेते हैं, सूर्यास्त के बाद फिर हम सामयिक में लगाते हैं, हम स्वाध्याय में भी लगाते हैं। जनरली व्हाट वी सी के हम फ्री रहते हैं सूर्यास्त के बाद। बट पहले जमाने में सूर्यास्त के बाद का समय लगभग जागरण में, कंठपाठ में और मजबूरी में तत्व चर्चा में लगाया जाता था। बट प्रवचन शास्त्र पढ़ना आदि ये सब बहुत रेयरली होता था, क्योंकि एक लालटेन चलती थी किसी चौराहे पर। एक वो जमाना था जिनको पढ़ना होता था वो लालटेन में उस चौराहे पर आता था, पढ़ने की कोशिश करता था। अब एक वे टाइम्स थे, आज इस टाइम में हम आकर खड़े। एनीवे, तो मैं ये कहना चाहूंगा, इतनी प्रतिकूलता से ये निकल कर आए सब विद्वान, और इतनी प्रतिकूलताओं में भी उन्होंने वो किया। अब हम कैसे करें, ये हमारे सामने एक चैलेंज है। मैंने कोर्स आपको बताया, एटलीस्ट 4 आवर्स हमें निश्चित करने हैं, दिन के 4 घंटे में इसमें लगाऊंगा। और वैसे विचार करें तो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि हम 24 घंटे में ये डिवाइड करें तो 6 घंटे तो धर्म के हिस्से में आना चाहिए, 6 घंटा तुम धनार्जन में लगाते हो, 6 घंटा तुम विषय भोगों में, 6 घंटा तुम सोने में लगाते हो, तो 6 घंटा धर्म में लगाना चाहिए। न्याय ये कहता है इक्वली तो उसके साथ न्याय करो, वाई बी अनजस्ट। बट ऐसा नहीं होता है, तो मैंने 4 घंटे रखे।
इतने सूतक के पातक के कैसे कैसे प्रसंग आते रहते हैं, अभी उसको गौर करिए थोड़ा सा। उन 4 घंटों को कैसे मैनेज करना मैं बताता हूं। इन 4 घंटे में मुझे ये लगता है इसके 3 पार्ट्स हम बना सकते हैं बेसिकली। एक पार्ट में व्हाट आई फील इज अपना जीवन का, अपने दिन का एक पर्टिकुलर शेयर जरूर कंठपाठ के लिए दिया जाना चाहिए। हम पहले डिवाइडिंग किए कैसे, बाय 3 होगा 4 घंटे। एक पार्ट कंठपाठ के लिए। व्हाट इज कंठपाठ? लर्निंग बाय हार्ट। ये पोएट्री सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, भक्ति खंड के मैं बात कर रहा हूँ। कुछ पार्ट होते मैं अभी इसकी बात करने वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं ऊपरी ये ऐसा सब सेग्रीगेशन करके आपको दिखाता हूँ। एक तो भक्ति में आपको 1/3 पार्ट लगाना है। भक्ति का क्या आशय है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, इसलिए मैंने मूल शब्द कंठपाठ ऐसा बताया। फिर मैं ये समझता हूँ 4 घंटे में से 2 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटा आपको स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का तात्पर्य यहाँ पर कुछ स्वयं पढ़ना चाहिए। बच्चा 1 घंटा मानकर चलते हैं, बाय 3 यदि डिवाइड करते हो तो 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। बचा हुआ जो 1 घंटा है हमारे पास, उस बचे हुए 1 घंटे में हम जो स्थानिक अपने लोकल स्थान पर जहां पर हम रहते हैं, वहां पर कोई यदि सभाएं चलती हो तो उन सभाओं का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार 3 में विभाजित हमारा जीवन चाहिए। अभी मैं कंठपाठ की ओर बढ़ता हूं। मैं प्रोज कॉन्स और समस्याओं की भी अभी चर्चा करने वाला हूं। क्या क्या पढ़ना उसकी भी मैं बात करने वाला हूं। अब यंगस्टर्स हो और कम एज के हो ये मैं जानता हूं, और धर्म जितना रूखा और बोरियत वाला समझा गया है, वो धर्म के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो गया। बड़ा मिसहैप हो गया, और पहले इंप्रेशन जो पड़ा है वो पहले इंप्रेशन ही अच्छा नहीं पड़ा है। इसलिए यंगस्टर्स का धर्म के प्रति देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा रूखी ही सोच है। वे ये समझते हैं कुछ हेल्पलेस लोग, डिसेबल्ड और अनेबल्ड लोग, हु आर फिट फॉर नथिंग, एक पर्टिकुलर स्तर के लोग, पर्टिकुलर मजबूरी से ग्रसित, पर्टिकुलर परिस्थिति से घिरे हुए और पर्टिकुलर उम्र के दौर से चलते हुए लोगों का ये काम है धर्म। लगभग ऐसा ट्रेंड हुआ है लोगों का। पहले कभी मैं भी इसी सोच का था, वो भी उसका कारण यह था धर्म की परिभाषा मेरे दिमाग में स्पष्ट नहीं थी, इसलिए लोग ये समझते धर्म का अर्थ कुछ क्रियाकांड वगैरह समझते होंगे, इसलिए वो एज फैक्टर, परिस्थिति फैक्टर में बांधते होंगे। एनीवे, तो मैंने 3 भाग में विभाजित किया स्वाध्याय। एक कंठपाठ, एक स्वयं अध्ययन और एक धर्म श्रवण। सबका अपना अपना रोल है, सबके अपने अपने वाइटलिटी है, तीनों का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। ये एक बैलेंस्ड डाइट है। यू कांट सर्वाइव विदाउट वो। एक भी आप छोड़ेंगे तो वो आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कहीं ना कहीं। एज अ बिगिनर आई एम टॉकिंग अबाउट क्या करना चाहिए आपको। पहले आई विल टॉक विथ स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन तो आपको होना ही होना चाहिए। लगभग मैं ये देखता हूं लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल से केवल जाते हैं सभाओं में, वहां सुनते हैं और आ जाते हैं। मैं इसे कहता हूं वे केवल उधारी पर ही अपना दुकान, अपना गुजर कर रहे हैं। जितना उन्होंने कहा उतना आपने समझ लिया, क्योंकि जब भी स्पीकर कुछ बोलता है वो अपना एक पर्टिकुलर व्यू देता है और स्पीकर के जरिए उसी का व्यू आपका व्यू होना जरूरी तो नहीं था। Why get influenced by others?
जो वक्ता का दृष्टिकोण है वो आपका दृष्टिकोण होना जरूरी तो नहीं हो सकता था। कभी कभार वक्ता इम्पोज भी कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, कभी कभार वक्ता स्वयं मिसगाइडेड होता है, कुछ कंसेप्ट्स को ठीक ही स्वयं ही नहीं समझता है, सामने कैसे प्रेजेंट करेगा वो प्रॉपरली, स्वयं कभी कुछ चारित्रिक कमियों को लिए हुए होता है, वो दृढ़ता से उसका निरूपण कैसे करेगा। इसीलिए आपको निजी अध्ययन करना जरूरी था। मीडिएटर टू मीडिएटर होता है, लिंग्विस्टिक टू लिंग्विस्टिक होता है, बट मूल जहां से आपको उठाना था माल, वो मूल तो मूल चीज होती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मैं हिंदी भाषी हूं और मैं यदि इंग्लिश स्थान में कहीं जाऊं और मुझे वहां पर भाषण देना होगा तो मैं हिंदी में देता रहूंगा, सामने इंग्लिश भाषी लोग है तो एक लिंग्विस्टिक रहता है बीच में, वो बायलैंग्वेज होता है और वो सब यहाँ का हिंदी लेता है और वो इंग्लिश में धड़ाधड़ बोलता चलता है। बट यदि मैं इंग्लिश से सर्वथा बेखबर रहूंगा तो उसमें सबसे बड़ी आपत्ति यह आएगी, वो जो बोल रहे हैं वो तो मुझे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, और तो बराबर उसे यदि धोखा हुआ तो सबको धोखे में रख सकता है आगे, और मैं इस इंप्रेशन में रह सकता हूं मेरी बात बराबर आगे जा, तो मुझे बराबर अधिकार चाहिए। इसका अधिकार मतलब परफेक्शन एंड प्रोफिशिएंसी चाहिए, इंग्लिश पर भी कमांड चाहिए कि ये जो ट्रांसलेट कर रहा है, यद्यपि मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूं धड़ाधड़, लेकिन वो कर रहा है कहीं वो कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे इतनी अपनी तरफ से, इतना तो मुझे होश होना चाहिए था। एनीवे, ये जितने भी स्पीकर है इंक्लूडिंग मी हियर, वे सब भगवान की वाणी को सामने प्रस्तुत करते, बट वे वैसे प्रस्तुत करते जैसे उनको दिखती। बट अनफॉर्चुनेटली अब चार विद्वान को रखो एक स्थान पर, वो सब अलग अलग एंगल से उस चीज को देखते हैं। समाज में वैसी लड़ाइयां नहीं है आज। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न में एक स्वप्न है, एक स्वप्न में यह बताया गया है 2 हाथी लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा, आपके नॉलेज में है ये, तो प्रश्न उत्तर पूछा। भरत जी ने 16 स्वप्न देखे, चंद्रगुप्त ने भी ये 16 स्वप्न देखे, तो शायद चंद्रगुप्त ने ये स्वप्न देखने के बाद भद्रबाहु को उन्होंने पूछा कि 2 हाथी लड़ रहे, उसका क्या है रहस्य? तो उन्होंने कहा पंचम काल में प्रायः जो वक्ता होंगे वे धीर गंभीरता से रहित होंगे, किसी आशय से ग्रस्त होंगे, अपने अपने मंतव्य की पुष्टि में लगे होंगे। ये मेरा गुट, ये मेरा गुट, ये इन पक्ष वाले, ये इनके पक्ष वाले, ये इनके फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स। अब देखना, ये सचिन जी के फॉलोअर्स, सचिन जी का जब मंगलाचरण चालू होगा तभी ये दे विल एंटर इनसाइड, और जैसे सचिन जी का पूरा होगा बेसब्री से उनको बाहर निकालना। अब दूसरा कोई बैठेगा तो उनके चेले हुई गैदर देयर, मतलब ये सब टाइमली हो जाएगा और धर्म 1000 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये इनके फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी तो कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी कमी वो विल फेस इन दिस टाइम। हाथी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गंभीर प्राणी। अब जानते होंगे एक कहावत प्रचलित है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। हाथी कभी भी पलट कर नहीं देखता कुत्तों की तरफ। हाथी बड़ा गंभीर प्राणी है और हाथी की तो काफी विशेषता है। वैसे कुत्तों को रोटी के बल पर कितना ही उनको उछाला जा सकता है, उनको कितना ही गुलाम बनाया जा सकता है। कुत्तों को उतनी ही दुम वे आपके सामने हिलाएंगे जितनी रोटी आप ऊपर टांगे रखेंगे। हाथी इस जाति का प्राणी नहीं है। अब ऐसा ऐसा करेंगे ना उसके सामने, वो रोटी फोटी की तरफ नहीं बढ़ेगा, आपका काम तमाम कर सकता है वो। तो उसको यदि खिलाना हो आपको, अच्छा कोई भी आदमी उसको कुछ केला खिलाए, कुछ खिलाए, वो कभी भी नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता। उसका महावत वहां
हजीर चाहिए। और महावत उसको पूछ करके कहे बेटा अच्छी बात दे रहे, ले ले, तो वो ले लेगा उसको। प्रेम से दिए जाने पर ही वो हाथी लेता है। हाथी बड़ा गंभीर प्राणी है, कितने दिन का भी भूखा हो वो अपनी एथिक्स, मॉरल्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को रिटेन करता है। हाथी इतना गंभीर प्राणी होने पर भी जो कभी भी किसी से उत्तेजित नहीं होता। और यहाँ पर क्या सिनेरियो है पंचम काल में, यहाँ पर तो हाथी लड़ रहे हैं एक दूसरों से। अरे भैया जब हाथी लड़ने लग जाएंगे तो औरों की क्या हालत होगी। वक्त है आपस में लड़ने लगना तो समाज वालों की क्या हालत होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं उधार का ज्ञान नहीं। डोंट रिलाई अपॉन एनी स्पीकर कैन मिसगाइड एंड मिसलीड यू। उनके जीवन में जितनी कमियां हैं हो सकता है वो आपके जीवन में है। और अक्सर लोग जो स्पीकर बोलता है उसको कम सुनते, अनुकरण करते हैं। उसके जीवन में जैसा उसका बिहेवियर है वैसा भी वे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे वे करते हैं वैसा करने का विद्वान करते, भैया विद्वान करते हैं, विद्वान भी खाते, विद्वान भी पीते, तो क्या हुआ भैया वे भी करते। केवल इस आड़ में समाज गुमराह होती रहती है। विद्वान भी ऐसा करते हैं और वे उनको आदर्श समझते। वे भूल जाते हैं विद्वान आदर्श नहीं हुआ करते, आदर्श पंच परमेष्ठ हुआ करते हैं। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साहब ये स्पीकर्स केवल आदर्शों की गाथाएं सुनाते हैं, उनके जैसा होने की प्रेरणा देते हैं। जरूरी नहीं वे वैसा होने में कामयाब भी हो पाए। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी जीव हो उसको जरूर स्वयं कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। मेरे कुछ देखने में ऐसे भी लोग हैं, मेरे फॉलोअर्स कहना मुझे भारी अटपटा लगता है वैसे, कुछ लोग इस किस्म के भी है जो कहते हैं कि हम तो आप ही को सुनते हैं। मैं पूछता हूं आप क्या करते, तो कहते हम 5 घंटा अध्ययन करते। मैं कहता हूं क्या करते, कहते हम आपको सुनते। अभी 10 साल के बाद मिले तब भी यही बात कहते, तो मैं बड़े नाराज हो जाती हूँ मुझे उनसे। कहता क्या है यार ये। एंड व्हेन यू आर विद द स्पीकर यू आर फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू हिज थॉट्स। आप मॉनिटर किए जा रहे हो उनकी विचारधारा के द्वारा। आपकी स्वतंत्र विचारधारा जनरेट करने को आप कोई नया अवसर ही नहीं दे रहे। वाई डोंट रिफर मूल स्क्रिप्चर्स जहां से विद्वान ने पढ़ा है, मूल कुएं से जहां से सभी जन पानी खींचते हैं वहां से क्यों नहीं खींच रहे आप। तो आप किसी को भी सुनो, किसी को भी, एनी स्पीकर। अभी 20 स्पीकर है, कोई किसी स्पीकर को अच्छा लगता है, कोई किसी स्पीकर को हीरो आइकॉन बनाया है, सब तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर। लेकिन मैं एक रिकमेंड करता हूं कि किसी की भी सुनो, बट स्वयं अध्ययन करना ही चाहिए। और स्वयं के अध्ययन पर इतना स्ट्रेस और कन्विक्शन चाहिए जितना सुनने पर नहीं। एक थोड़े टाइम के बाद आप स्वयं एक एक अर्थ ग्रंथ के एक्सट्रैक्ट करने का आर्ट अवगत कर लग जाएंगे। आपको बाद में किसी स्पीकर की जरूरत नहीं लगेगी। यह तब होगा जब 4-5 साल 5-10 घंटे यदि आप रोज पढ़ने में लगाते हैं तो आप देखना एक दिन आपको किसी भी स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं आर्ट ऐसे डेवलप करोगे, जो जो पढ़ोगे अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद स्वयं यू विल बी एबल टू मेक आउट ऑल द थिंग्स। वैसे आपको पता नहीं होगा तो मैं थोड़ा बोल देता हूं। ये कोई मेरी कॉलर ऊपर करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है किसी भी। मैंने आज तक स्मारक भी नहीं देखा है, ना जयपुर गया हूं, ना कोई जहां जहां विद्यालय है मैं शायद ही कहीं गया होऊंगा और शायद ही कहीं कुछ देखा भी होगा। मेरा अधिकांश जीवन संकुचित बना है जिन शास्त्रों में। आर्ट है एक आर्ट। जैसे एकलव्य स्वयं का धुनी था, धुनी स्वयं का अपना उसका हौसला बुलंद था, जुनून था कुछ करने का।
तो सामने कोई उसके नहीं होगा कोई डायरेक्ट टीचर, फिर भी उसने वो आर्ट डेवलप कर लिया। उसी प्रकार आपको कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। इस पर मैंने अभी तक स्ट्रेस दिया, पहला पॉइंट। और मैंने कहा 2 घंटे तो इस पर आपको देना ही देना है। और आप स्वयं पर उतना विश्वास रखें जितना किसी भी स्पीकर पर नहीं। स्पीकर की जरूरत, ठीक है, वो दूसरे पॉइंट में मैं बोलूंगा। अभी क्या क्या पढ़ना, मैं थोड़ा वो कोर्स आपको डिजाइन करके बताता हूँ। अब यंगस्टर्स आप, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, पहले तो बेसिक कोर्स बता दूं मैं आपको। एक तो यू कैन स्टार्ट विथ बालबोध 1 to 3, वितराग विज्ञान 1 to 3 and तत्वज्ञान 1 to 2. Now these are commentated by ब्रह्मचारी कल्पना बहन की विवेचिकाएं, इस पर गाइड्स बनी है, थोड़ा एलाबोरेशन है, इसका विस्तार से वर्णन है, तो वहां से आपको अच्छा लगेगा। जो बेसिक कंसेप्ट है जैनिज्म के, यू विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ। तो एक तो ये चैनल हो सकता है आपके शुरुआत करने का। यदि इफ यू नीड प्रवचन ऑन दिस, तो विद्वानों के प्रवचन किसी के मिलते हो इस पर, तो यू शुड सर्च। विद्वान चाहे जो कुछ, चाहे जो कोई नहीं चलेगा, आप सुनकर देखिए, जो आपको टेस्टी लगेगा वो समझ लीजिए। और भी मैं कहूंगा थोड़ी देर बाद, या तो आप ऐसा चालू करें। सेकंड, जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपाल दास बरिया की लिखी हुई एक प्रश्नोत्तरी है। वो मानी जाती है, प्रवेशिका एज द नेम सेज, फॉर बिगिनर्स। एक इंट्रोडक्शन है जैनिज्म का, तो वो इंट्रोड्यूस करा दी। कभी कभी मन तुरंत धर्म मार्ग में नहीं घुसता, बोरियत होती है, प्रश्न उत्तर क्या है, वितरागता क्या है, सब तो व्हाट इज दिस ऑल बोरिंग। तो मैं दूसरा उपाय बताता हूं आपको। आप कुछ पुस्तकों का सेट 20-25 स्मारक से मंगा सकते हैं। ये पुस्तकें डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल एंड रतन चंद जी बारिल के द्वारा लिखी पुस्तकें। आप कुछ भी कहो, विदाई की बेला, सत्य की खोज, मार्वेलस, ऐसे क्या पाप किए, ये तो सोचा ही नहीं था, संस्कार, नींव के पत्थर, आदि आदि ये बेहतरीन पुस्तकें लिखी हुई। भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, ये कई पुस्तकें इस कदर की लिखी गई है। जो पुस्तकें एक कहना चाहिए एक उपन्यास टाइप है, एक कथात्मक है, बोर बिल्कुल नहीं होता। एक तो ये स्ट्रीम है, यू शुड रियली ऑप्ट। एक तो नेमिचंद पाटनी के सुखी होने का उपाय के कुछ भाग है, यू मे गो फॉर दैट। एकदम इजी इजी, लुक्रेटिव, एकदम अट्रैक्टिव फैशन में। एक तो अमायन से छपे रूपवती किरण के कुछ नाटक है, दे आर जस्ट ग्रेट। इतना फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन है इन नाटकों का। ये 6-7 पुस्तकों का सेट है, जिसे चाहिए वो तो मैं दे सकूंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा है स्पेयर में। तो जैसे वसंत तिल का नाटक है, चारुदत्त का कैरेक्टर उबारा गया है नाटक के द्वारा, एकदम जबरदस्त फैशन में। एक पावन मन, एक पूर्णिमा, मनोवती, एक 7-8 पुस्तकों का ये सेट है। ये यू कैन रिफर दिस। एक जैन धर्म की कहानियां के लगभग 20-22 भाग है, छपे बाय ब्रह्मचारी हरिभाई जी सोनगढ़ से। ये सब कथात्मक है, बट विथ प्रॉपर कंसेप्ट। तो यू में जो कथाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, यू में गो दैट वे। तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स है वेर यू कैन स्टार्ट विथ। ये फॉर स्टार्टर्स। अब थोड़े आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा
समाज बिल्कुल बेखबर है। अक्सर जन जानते नहीं है कितना कितना साहित्य छपा है। सीमित दायरे में, सीमित कुएं में ही भुदकते रहते लोग। जिनेंद्र वर्णी का पुस्तकों का एक सेट है। 10-12 पुस्तकें लिखे जिनेंद्र वर्णी जी ने। जिनेंद्र वर्णी जी वही है जिन्होंने जैनेन सिद्धांत कोश के 5 भाग लिखे। देखे जैनेन सिद्धांत कोश कभी? नहीं देखे। और स्वयं जिनेंद्र वर्णी इंजीनियर रहे और आज से करीबन करीबन वे 60-70 साल पहले चल बसे। और उससे पहले का उनका क्रीम टाइम था। उनका प्रेजेंटेशन इज मार्वेलस। कोई भी बोर होगा ऐसा संभव ही नहीं। उनका प्रेजेंटेशन ही कुछ इस प्रकार का, एकदम साइंटिफिक अप्रोच, एकदम लॉजिकल अप्रोच से बात करते। जिनेंद्र वर्णी जी की बहुत सुंदर पुस्तक है, जैसे कर्म रहस्य, कर्म सिद्धांत, अध्यात्म लेखमाला, शांति पथ प्रदर्शन, पदार्थ विज्ञान, जबरदस्त है। ऐसे किसी भी ग्रंथ में ये सब नहीं मिलेगा। मतलब आज के एज के कोरिलेशन में टोटली आज के जमाने का है। मतलब आपको इतनी सारी जानकारी भी मिलेगी और जैनिज्म का नॉलेज भी मिलेगा। ये वैसे तो लौकिक पुस्तकें भी मैं काफी कह सकता हूं। आपको कभी अवसर मिले तो अ बंच ऑफ लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को काफी सारी चिट्ठियां लिखी थी जब इंदिरा जी विदेश में पढ़ती थी। अ बंच ऑफ लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। लौकिक पुस्तकें बता रहा हूं। आप लोगों को लगेगा ये तो स्वाध्याय की बात कर रहे थे आप तो, इसलिए मैं लौकिक कहते समय कहा। लेकिन ये पुस्तकें भी अपनी जाति की अच्छी इसीलिए है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को ये गले उतारा है कि माय डियर इंदू, डू यू नो कि साइंटिस्ट्स टुडे आर प्रूविंग दैट रॉक हैज अ लाइफ, फायर हैज अ लाइफ। उसमें उन्होंने सिद्धि करके दिखाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू साधारण आदमी नहीं था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सभी दर्शनों पर उन्होंने फोकस किया है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी ग्रंथ लिखा है, द इंडियन फिलोसॉफी। ये कोई राजनेता ही थे ऐसा थोड़ी। और इंडियन फिलोसॉफी में जैनिज्म पर भी खूब लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जिसमें वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहते पाए जा रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि महावीर ये फाउंडर है जैनिज्म के, बट ऐसा नहीं है। ऐसा पाया गया है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व भी महावीर के जैनिज्म एग्जिस्टेड है। ये तब बोल के रखा है। भारतीय दर्शन नाम की पुस्तक है उनकी, द इंडियन फिलोसॉफी, उसमें वे सब बोल रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा पंडित नेहरू की ये पुस्तक आपको इसलिए पढ़ना चाहिए। उन्होंने सिद्ध किया है कि किस प्रकार वाटर आदि में जीव है, जो अपन 5 स्थावर में जीव की उत्पत्ति मानते हैं। एनीवे, खैर मैं थोड़ा लौकिक में चला गया। यदि मुझे लौकिक में भी कुछ बोलना है, यदि ऐसी तो काफी पुस्तकें बोल तो सकता हूँ, बट फॉर नाउ इट्स ओके। ठीक है। मैं कहाँ पर था? मैं आपको पुस्तकें बता रहा हूं, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। यदि आपको वैराग्य पर कुछ पढ़ना है, विरक्ति हो जाए एकदम विषयों से। कभी कभी ऐसा होता है कि इस जनरेशन में लड़की के प्रति अट्रैक्शन होने लग जाता है, कभी अन्य अन्य चीज संबंधी। तो ज्ञानार्णव और उससे भी ऊपर आत्मानुशासन एक जबरदस्त ग्रंथ है। दैट विल कीप यू सेफ एंड सिक्योर। वो आपको भटकने बिगड़ने नहीं देगा। मस्त ग्रंथ है वो एक। शांतिपथ प्रदर्शन जिनेंद्र वर्णी का बताया, वो भी एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो बिगिनर के रूप में ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे ये ग्रंथ। उसके अलावा गांधी वगैरह का लिटरेचर ऑटोबायोग्राफी आप जरूर पढ़ सकते हैं। ये लौकिक किताबें मैंने कहा। तो टू स्टार्ट विथ अब स्वाध्याय इस कदर आप चालू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर रत्नकरण शावकाचार्य, छेलढाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ओर आप बढ़ सकते हैं। फिर पांचों परमागम आदि की तरफ आप बढ़ सकते हैं।
यदि मुनि के जीवन का कुछ समझना है और आप एकदम बिगिनर हो, तो सूर्य सागर महाराज की लिखी हुई पुस्तक है संयम प्रकाश, दैट इज जस्ट ग्रेट। और कैसा भी बिगिनर हो उसको समझने में भी सब आएगा और मस्ती भी आने लग जाएगी। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं अभी रुकूं, उस टॉपलेस बना रहेगा और वो दौड़ता रहेगा आगे। इतना सुंदर है वो विवेचन उसमें। हालांकि बड़े बड़े वॉल्यूम से उसके 3, पुस्तक का नाम मैंने कहा संयम प्रकाश, ये कोटा से छपा है। इसमें मुनिराज संबंधी सब जीवन है। मुनिराज चश्मा पहन सकते हैं कि नहीं, मुनिराज लाउड स्पीकर पर बात कर सकते हैं कि नहीं, फिर मुनिराज प्री प्लान चौमासा वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, मुनिराज डोली वगैरह में बैठ सकते हैं कि नहीं, रात में बात कर सकते हैं कि नहीं। इसका इतनी बहुत सिद्धि उस ग्रंथ में की गई है। दैट इज जस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। संयम प्रकाश। फिर श्रावकों के लिए, श्रावकों के आचार्य के लिए रत्नकरण शावकाचार्य, ये सब ग्रंथ है। ये मैंने इतनी देर आपको बताया। 3 भाग में से एक भाग के ऊपर मैंने फोकस किया, सेल्फ अध्ययन। मैं सेल्फ अध्ययन पर बहुत आस्था रखता हूं। मैं जितना आज आगे बढ़ा हूं उसमें मैं मूल क्रेडिट अपने स्वयं के अध्ययन को देता हूं। और मैं आज भी मूल ग्रंथों को पढ़ता हूं, मूल आचार्यों को पढ़ता हूं। इसका क्या कहना है भैया, इनका क्या कहना है, जरा मुझे पता नहीं, इसको जरा पढ़ के। वो स्वयं जैसा समझे वो आपको वैसा समझाने वाला है। और जितनी चैनल से वो आएगा उतने चैनल से वो फिल्टर होकर आप तक आएगा। आप समझ सकते हैं जैसे कोई पेड़ा बना, पेड़ा तो किसी आदमी ने पेड़ा उठाया हाथ से, किसी और को दिया, और ने उठाया किसी और को दिया, कितना उसमें एक इम्प्यूरिटी हो गई होगी। वहां से आते आते 20 हाथ लग गए उसको, कितने सबके अपने जर्म्स ऑर्गेनिजम्स आ गए होंगे। तो इसमें क्लीनलीनेस कैसे रहेगा। ठीक उसी प्रकार ग्रंथ के भी अर्थ करने में इतने विपर्यास आ सकते हैं। डायरेक्ट अपनी मां से क्यों नहीं जुड़े, वाई लिंग्विस्टिक की जरूरत हमको भाषित हो, मजबूरी में हो थोड़े टाइम के लिए, और टाइम में उसकी मैं बात करने वाला हूं अभी, लेकिन स्वयं अध्ययन की परंपरा चालू कर। फिर मैं 3rd पॉइंट मतलब 2nd पॉइंट की अभी बात करता हूं। पहले मैंने स्वाध्याय के एक पार्ट पर बात की, स्वयं अध्ययन। अब मैं दूसरे पार्ट पर बात करता हूं, श्रवण। वहां की जो सभा चलती है स्थानिक, उस स्थानिक सभा में जुड़ने की कोशिश करें। जो आपके रीच में है, 10-15 मिनट की डिस्टेंस पर हो तो बहुत बढ़िया, पैदल जा सकते हो तो और भी बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां के जो स्पीकर होंगे बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो मैं जानता हूं गंगा तो बहुत पवित्र है, लेकिन अपनी प्यास बुझाने को हर एक जन उठकर गंगा में तो नहीं जा सकता। उसको अपने आंगन के कुएं से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। वो स्थानिक सभा में रोज जाना चालू करें। मैं जानता हूं कई स्पीकर्स कंसेप्ट से खाली है, कुछ मिसगाइड भी करते हैं, बट ऐसे स्थल है तो, बट रोजाना कोई मिसगाइड करते बैठेंगे ऐसा नहीं होगा। सभा में जुड़ने का मैं पर्टिकुलर पर्पस बता रहा हूं आपको। सभा में जब आप जाएंगे तब 10-20 जन से आपकी पहचान होगी, आपका एक सर्कल क्रिएट होगा। जब आपकी कंपनी क्रिएट होगी, जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, उसको लोग में भी सोसाइटी क्यों चाहिए, संकट पड़े तो उसको कोई अड़ोस पड़ोसी क्यों चाहिए, भैया बीमार हो जाए तो अस्पताल में ले जाए, कुछ करे, पड़ोसियों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी हमें जब भी ग्रंथों की जरूरत पड़ेगी तब हमें उसी सभा के कुछ श्रोता वर्ग में कुछ हमारे एक सहपाठी दायरा हो जाएंगे, जिनसे हम बात कर सकेंगे, इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, उनसे एक प्रश्न पूछ सकेंगे। इस बहाने वक्ता से हम जुड़ जाएंगे, और वक्ता डेफिनेटली काफी सालों से जुड़ा है इस मार्ग में,
तो आपसे तो विशेष अनुभवी है, तो आप उनसे पूछ सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा पूछकर वो जैसा कहेंगे वैसे विश्वास करना ही आपको, लेकिन एक ऑप्शन खड़ा होगा, आप उनको आधार पूछ सकेंगे, ऐसा कहीं लिखा है, तो आप मूल ग्रंथ में जाकर वहां से चेक कर सकेंगे, और वो तो रिलायबल है ही मूल ग्रंथ। विद्वान का फायदा इतना है कि वो आपको डायरेक्ट रेफरेंस बता सकता है ग्रंथ के, आप डायरेक्ट वहां तक जाकर आप समझ सकते हैं कि बात ऐसी ही है या नहीं। क्योंकि आप स्वयं अध्ययन करने लग जाएंगे तो सालों बीत जाएंगे आपको वे बिंदु मिलने को, और विद्वान को आप पूछेंगे तो सालों का परिश्रम 1 मिनट में आपको दे देगा। पेज नंबर ये इस ग्रंथ में पढ़ लीजिए, समाधान हो जाएगा। ऐसा तो आपको 5-5 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने को। तो ये फायदा जरूर होगा कोई विद्वान आपके टच में हो। जैसे लोक में फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, और उनको कितना हम मतलब उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए उनको कितना हम आदर सम्मान करते रहे, आतिथ्य करते हैं उनका, कि कुछ भी हो जाए तो कुछ भी होगा, हमारी नब्ज इन्हीं के हाथ में। उसी प्रकार जैसे फैमिली डॉक्टर को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी प्रकार जो वक्ता है उसके साथ ऐसे नजदीक यदि आप साथ सके, सहपाठी वहां पर प्रवचन में आ रहे हैं उनसे नजदीकी साथ सके। आजकल तो फोन वगैरह का जमाना है, फोन पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सब कर सकते हैं, वो आपका टाइम दे सकते हैं उनका, तो दैट विल बी ग्रेट कंपनी। तो इसके लिए सभा में जाना जरूरी है। साथ साथ सभा में जाने से थोड़ा पर्वों का ज्ञान होता है। पर्वों के साथ साथ सभाओं में क्या होता है, एक्चुअली कोई एक विषय छिड़ जाए तो उस पर 5-6 जन अपना अपना अभिमत प्रेषित करते हैं। कई सभाओं में इतना आनंद आता है, इतनी गौरवशाली सभाएं, कई सभाएं तो इतनी कहना चाहिए इतनी मायूसी रहती है, एक जन बोलते रहते बाकी सब सोते रहते, ऐसे भी है। और कई सभाओं में इतनी रौनक रहती है, इतनी सुंदर चर्चा छिड़ जाती है वहां पर। कभी सभाओं में 20-20 शास्त्री विद्वान रहते हैं, 20-20 शास्त्री विद्वान। दाना में एक टाइम ऐसा था जब मैं ऊपर बैठता था और सभा में तब 100+ श्रोता आते थे, उसमें 20 जन तो शास्त्री विद्वान रहते थे। अभी आप कल्पना कर सकते हो कि सभाओं की रौनक कैसे बनती हो। अब उसमें शास्त्री प्रश्न पूछेंगे तो साधारण प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब एक ने पूछा हुआ प्रश्न सैकड़ों को काम में आ जाता था। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हर एक जन के जीवन में वे ही अनुभव आए हैं जरूरी नहीं, इसलिए औरों के अनुभव से जो हम 30 साल के बाद जो सीख सकते हैं स्वयं के अनुभव से, वो उनको देखकर 1 मिनट में सीख सकते हैं। जैसे लोक में ये होता है उसी प्रकार स्वाध्याय में भी ऐसे समझना चाहिए। अच्छा, किसी बिंदु को लेकर एक डिबेट जैसी भी छिड़ जाती है, ये एक पक्ष की बात करते, वे एक पक्ष की, और मस्त एक जुगलबंदी चलती रहती है, एक मीठी मीठी जुगलबंदी चलती रहती है। वो जुगलबंदी का कुछ प्रत्यक्षदर्शी होने का आनंद कुछ और ही होता है। तो आपके वहां यदि इतनी चुस्त सभाएं चलती हो तो दैट विल बी ग्रेट। कुछ सभाएं तो ऐसी होती है तोंडावर बोट और हाथाची कड़ी, ज्यादा कुछ बोलना नहीं, ज्यादा कुछ पूछना नहीं, सभा के बाद देख लेंगे, बीच में कोई बोलेगा नहीं, तो उसमें उतनी रौनक नहीं आती, मैं समझता हूँ। और थोड़ा लोक व्यवहार का भी नॉलेज होता है हम सभाओं में जाने से। तो ये मैंने स्पीकर को सुनने की बात कही है। सेकंड, थर्ड की ओर आता हूं मैं। स्पीकर का अपना एडवांटेज कहा मैंने, और स्वयं अध्ययन का एक एडवांटेज कहा। और तीसरा, आपको कंठपाठ में थोड़ा समय लगाना चाहिए। व्हाट इज दिस कंठपाठ? मैं कंठपाठ को भी 3 भागों में विभाजित करना चाहूंगा। आपको रोजाना मैं समझता हूं एटलीस्ट 1 से 1 घंटा कंठपाठ में लगाना चाहिए। एक पाठ कंठपाठ का वैराग्य परक पाठों में होना चाहिए।
मैं समझता हूँ एक 12 भावना का पाठ रोज होना चाहिए। उदरदास जी हो, दौलत राम जी हो, मंगत राय जी की हो, नई सुखदास जी को, जो जो ख्याल में सैकड़ों 12 भावनाएं आज 12 भावनाएं, 12 मास आए। वज्रदन का 12 मास बड़ा वैराग्य वर्ग है नई सुखदास जी का, आपको पढ़ लेना चाहिए। मेरे पास ये सब है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। कैसे कैसा प्रसंग है, दीक्षा लेके जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जा रहा है, माता कैसे रोक रही है, वे कैसे कितने जोश में है, कैसे क्या क्या डायलॉग बोल के निकल रहे, एक मस्ती है एकदम। तो ये एक पार्ट होना चाहिए आपके पाठ का रोज, 12 भावनाएं वगैरह। एक पार्ट मैं रिकमेंड करूंगा 12 भावनाओं के साथ साथ, ये 12 भावनाओं में आलोचना पाठ है, नीरव निर्जन सामयिक पाठ जानते, समाधि मरण पाठ है जानते, ये सब एक पार्ट है। सेकंड पार्ट टोटली आध्यात्मिक पाठ। नाम सुना है अपने बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी, हमायन के रहे, अभी अभी गुजर गए। इनकी रचनाएं हैं कुछ, सांत्वनाष्टक, समता षोडशी, सुना है आपने ये कुछ, मंगल श्रृंगार आदि, ब्रह्मचर्य द्वादशी, सत्यानंदमती गाथा, देशभूषण कुलभूषण गाथा। इनकी लगभग 50-60 बहुत मनोरम रचना है। ये रचनाएं हमारा देखो, एक कंठपाठ का इसलिए एक पार्ट रखा है मैंने, दिस एक्ट्स लाइक एफडी। हम जितना पैसा कमाते हैं, कुछ पार्ट तो ऐसा होता है, कमाओ और खर्च करो, इसी महीने में खर्च करना है, खाने में, पीने में, एजुकेशन में, मेडिकेशन में आदि। कुछ पार्ट हमें एफडी में रखेंगे, कभी हम रिटायर होंगे तब क्या करेंगे तो दिस इज लाइक एफडी, फिक्स डिपॉजिट करके रखना है। ये इतना जबरदस्त एसेट है ये कंठपाठ का। कभी आपके पास ग्रंथ नहीं होंगे, कभी कैसी स्थितियां बनेगी, कुछ आप यहां से निकालकर जुगाली कर सकेंगे। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझता हूं इसको। तो आध्यात्मिक ये भी मेरे पास है रविंद्र जी का, जो आपको चाहिए यदि कुछ पाठ होगा तो ये भी मिल सकते हैं। थर्ड पार्ट फॉर कंठपाठ इज छड़ाला। ये सैद्धांतिक सेक्शन, छड़ाला, रत्नकरण शाकाचार्य, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र, ये कुछ न कुछ कंठस्थ बना रहना चाहिए। पहले जमाने में माताएं बहनें जाते पर जब अनाज वगैरह पीसती थी तो पूरा तत्वार सूत्र छेड़ाला पूरा हो जाता था। आज बाहर निकल कर देखो, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ विकथाओं में लड़ा है। प्रवचन में भी आता है कहने को, प्रवचन में से बाहर निकलने के बाद फिर वही चर्चा लेके बैठता है। चर्चा लो तब तो चर्चा लो, बट इसकी उसकी से क्या निकलना है, कितना टाइम सरकेगा ऐसा, कितनी बेवकूफी और कायर नपुंसकता का काम कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो तुम। अच्छा, तुम कोई देश के राजा भी नहीं हो जो तुम सोच रहे ये खराब काम करो, खराब जो तुम कुछ कर सकते हो। Why talk on others? Why don't talk on ourselves? Why talk on drawbacks of others? Why not talk how to overcome our drawbacks? तो ये हम सोचते नहीं है। तो हमारे कंठपाठ में भी ये 3 खंड चाहिए, जिसमें मैंने कहा एक 12 भावनाएं वगैरह का खंड, एक रविंद्र जी का जो टोटली आत्मा की महिमा वाचक है, और एक तीसरा पार्ट मैंने आगमिक खंड कहा, जिसमें ग्रंथ आपको मुंह जमाने कुछ याद होने चाहिए, जैसे से कुन चमक आपको याद होने चाहिए बस। ये मैं समझता हूँ बिगिनर के लिए ये जरूरी है। अभी मुझे पेज नंबर 258 तो ऐसे पढ़े, 55 मिनट्स, मुझे लगा 20-25 मिनट हो गए होंगे इसमें मुझे टाइम मिलेगा यदि तो आई विल टॉक टुमारो देन। अब कल हुआ, कल नहीं हुआ, तो होमवर्क के रूप में ये 258 पेज बस पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं।
कैसा उसका जीवन होता है, कैसा सुनता है प्रवचन को, फिर घर पर जाकर कैसे विचार करता है, फिर कैसे आपस में चर्चा करता है, नहीं जचे तो फिर कैसे पूछता है नम्रता से टीचर को, फिर कैसे घर पर आकर सोचता है, और ये तब तक करता रहता हुआ वो जब तक वो किसी डिसीजन तक नहीं आए। तो क्योंकि स्वाध्याय से गुजरने वाला जीव को निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति। स्वाध्याय किया ही जाता है आत्मदर्शन के लिए। स्व अध्याय कहा ही जाता है, स्व के सन्मुखता से, स्व के लक्ष्य से किया गया अध्ययन। तो होमवर्क के रूप में से पढ़ लेना चाहिए। ये आज प्रकरण मैंने सोचा था, वो केवल आप ही की मुख्यता से सोचा था। मैंने सोचा इस एज में क्या हो सकता है प्रॉपर, मैंने गाइडलाइन दे दी आपको। आप कितना चल पाए उस पर ये आपका पुरुषार्थ तय करेगा, ठीक है। वैसे आप एज कम के हो तो आप थोड़े लौकिक पुस्तकें भी पढ़ेंगे, तो दैट मे डू। काफी लौकिक पुस्तकें भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जो नैतिकता वाले हैं, और ऐसे नैतिकता वाले जो जैनिज्म के बहुत नजदीक खड़े हैं। मैंने काफी पढ़ा है एक्चुअली। द स्पीकिंग ट्री एक आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, द स्पीकिंग ट्री। द स्पीकिंग ट्री टोटली फिलोसॉफिकल होता है, टोटली फिलोसॉफिकल। वो जैन का रहता है, कभी जैन का रहता है, कभी हिंदुओं का रहता है, कभी किसका रहता है, ऐसे विविध जातियों का रहता है वो। उसके डेफिनेट कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन छपा है। द स्पीकिंग ट्री के वॉल्यूम्स छपे हैं कुछ, वो एकदम सिलेक्टेड होते हैं साल भर के, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। काफी कुछ मटेरियल है लौकिक में जिससे आप बूस्ट कर सकते हैं आपके वैराग्य को, ठीक है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए क्या करना, ऐसे मुझे किसी युवा ने पूछा कभी। मैंने उन्हें कहा स्वाध्याय। जो स्वाध्याय में मस्त रहता है उसे अब्रह्म का भाव जनरली नहीं आता। कभी स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे करूं, उन्होंने यही उपाय कहा था,